कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत हारे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों क्लास 12 के स्टूडेंट्स के डिमांड पर ज्योग्राफी भूगोल विषय का जो है टॉप मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेके आओ। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपके मॉडल पेपर से हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से डिटेल के साथ बताएंगे ताकि इससे आपका कहीं भी घुमा के क्वेश्चन पूछे तो आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो डिटेल के साथ इस वीडियो को देखते रहिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो में 500 प्लस लाइक और 100 से ज्यादा कमेंट्स आती है तो ये सीरीज लगातार जारी रहेगी। तो चलिए दोस्तों एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और हम समझते चलते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या पूछा गया है। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किसका है? Human geography is the scientific study of relationship between human societies and Earth's surface. Whose statement is this? तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है, यह जो कथन है, यह है फ्रेडरिक रेटजेल महोदय का। याद रखिएगा, मानव भूगोल के जनक जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेटजेल ने अपनी वो पुस्तक का नाम क्या है? एंथ्रोपोजियोग्राफी में सर्वप्रथम अपने भौगोलिक अध्ययन में मानव तथा वातावरण के संबंधों का अध्ययन को जो है महत्व प्रदान किया था। और रेटजेल महोदय के अनुसार जो है मानव भूगोल जो है मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का जो है संश्लेषित अध्ययन है। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। रेटजेल का एक शिष्य भी थी जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था। उनका नाम था क्या? कुमारी एलन सैंपल। याद रखिएगा, रेटजेल की शिष्या जो है अमेरिकन भूगोलवेता कुमारी एलन सैंपल जो है उनके द्वारा भी एक स्टेटमेंट दिया गया था। ठीक है, तो एलन सैंपल के द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया गया था कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव तथा अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह स्टेटमेंट भी आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि ये फ्रेडरिक रेटजेल और उनकी शिष्या जो है कुमारी सैंपल, दोनों का स्टेटमेंट जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट याद रखिएगा। कुमारी सैंपल का जो इंग्लिश में उन्होंने कहा था क्या, उसके बारे में भी मैं बता देता हूं। ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनसर्टेन मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। ये सैंपल के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था। और कुमारी सैंपल किनकी शिष्या है? जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेटजेल की ही जो है शिष्या है। तो यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका आंसर होगा ये जो स्टेटमेंट है ये किनके द्वारा दिया गया? फ्रेडरिक रेटजेल के द्वारा दिया गया है। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या पूछा गया। रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना किसने प्रस्तुत किया है? तो दोस्तों यहां पे इंग्लिश में भी देख लीजिए क्या पूछा है। हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। ठीक है, तो स्टॉप एंड गो यानी डिटर्मिनिज्म यानी रुको और जाओ निश्चयवाद जो है संकल्पना, ये ग्रिफ्ट टेलर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह जो विचारधारा के प्रतिपादक है अमेरिकन भूगोलवेता ग्रिफ्ट टेलर है। ये अमेरिकन भूगोलवेता है, याद रखिएगा। ठीक है, ग्रिफ्ट टेलर एक अमेरिकन भूगोलवेता है और इन्होंने इस विचारधारा को और भी दो नामों से कहा है। एक तो आपने जान लिया कि रुको और जाओ निश्चयवाद यानी स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, और भी दो नाम है जो घुमा कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक नाम इसे और किस नाम से जाना जाता है? नव निश्चयवाद यानी न्यू डिटर्मिनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा हो गया वैज्ञानिक निश्चयवाद यानी साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, टेलर महोदय ने जो है यह संकल्पना पर्यावरण निश्चयवाद तथा संभववाद के बीच जो है एक मध्यम मार्ग प्रस्तुत किया था। याद रखिएगा। और एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ग्रिफ्ट टेलर ने अपनी पुस्तक, उनका एक पुस्तक था उसका नाम भी नोट कर लीजिएगा, जियोग्राफी इन 20th सेंचुरी। ठीक है, तो जियोग्राफी इन 20th सेंचुरी जो उनका एक बुक था उसमें जो है उन्होंने क्या बोला था, में नव निश्चयवादी विचारधारा का उल्लेख किया था। और इसमें उन्होंने उल्लेख करते हुए लिखा है कि नव निश्चयवादी विचारधारा का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा है कि मानव किसी देश के विकास को तीव्र कम या रोक सकता है, लेकिन यदि वह बुद्धिमान है तो वह प्राकृतिक वातावरण द्वारा निर्देशित दिशा से उन्हें नहीं हटना चाहिए। मैन इज एबल टू एक्सेलरेट स्लो और स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट, बट ही शुड नॉट, इफ ही इज वाइज, डिपार्ट फ्रॉम डायरेक्शन एज इंडिकेट बाय द नेचुरल इन्वायरमेंट। ये टेलर के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? ग्रिफ्ट टेलर जो होगा आंसर होगा। मैंने ये परिभाषा भी बता दिया है क्योंकि ये परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख सकते क्या पूछा गया। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई थी? विश्व की पूछा, भारत की नहीं। ठीक है, व्हाट वाज द रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एज द बिगिनिंग ऑफ द 21st सेंचुरी। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन जो होगा यहाँ पर का 600 करोड़ से अधिक जो होगा करेक्ट आंसर होगा, मोर देन 600 करोड़। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने सारे बच्चे करेक्ट आंसर देते हैं। वर्तमान में जो है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, नीचे कमेंट करके बताइए। इससे पिछली वीडियो मैंने बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का निर्माण किसने किया है, यानी हु अमोंग द फ्लोइंग क्रिएटेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी इसको कहते हैं शॉर्ट में HDI, ठीक है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था, याद रखिएगा। मानव विकास की अवधारणा का जो है प्रतिपादन 1990 ईस्वी में, कब, 1990 ईस्वी में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था, ठीक है, याद रख लीजिएगा। और भारत में इसमें योगदान किनका था, अमर्त्य सेन का था। लेकिन इसमें पूछा है, इसका निर्माण अगर पूछेगा तो याद रखिएगा डॉक्टर महबूब उल हक, ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, इन्होंने इसके बारे में बताया था, ठीक है। याद रखिएगा ये HDI यानी इसका आपका सब्जेक्टिव में भी आता है, तो उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए इसके मापन के लिए जो है उन्होंने क्या बताया था, ये महबूब उल हक ने जो है इसके मापन के लिए HDI मानव विकास सूचकांक का निर्माण तो किया था। मानव विकास सूचकांक क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, एक सांख्यिकी उपकरण है, एक सांख्यिकी उपकरण है जिसका उपयोग किसी देश की सामाजिक और आर्थिक आयामों में समग्र उपलब्धि को मापने के लिए किया जाता है। और एक बात नोट कर लीजिएगा इसके बारे में कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको हम कहते हैं UNDP, क्या कहते हैं इसको, UNDP, ठीक है, UNDP, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए जिम्मेदार एजेंसी है, ठीक है। तो ये बनाने का जिम्मेदार एजेंसी कौन है, HDI का UNDP है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया यहाँ पे, मानव विकास के मुख्य उपागमों में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, विच इज नॉट इंक्लूड इन द मेन ऑफ अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। तो दोस्तों अगर अप्रोचेस आपको याद होगा तो आप इसमें से कौन नहीं है उसको छाट सकते हैं, जो है वो याद रखिएगा, तब ना नहीं वाला को आप छाट पाइएगा, है ना। तो क्या क्या है उसको पहले याद रखिए। पहला तो है दोस्तों आय उपागम यानी इनकम अप्रोच, दूसरा है आपका आधारभूत आवश्यकता उपागम, बेसिक नीड अप्रोच, तीसरा है आपका कल्याण उपागम यानी आप उसको कहते हैं हम लोग वेलफेयर अप्रोच, और चौथा है आपका क्षमता उपागम, ठीक है। ये चार मुख्य जो है, क्षमता उपागम मतलब हो गया आपका कैपेबिलिटी अप्रोच, तो ये चार आपका मुख्य उपागम है, ठीक है। तो यहाँ पे चार मुख्य उपागम है, अप्रोचेज है। तो उसके अलावा आपको क्या दिख रहा है, आपने अभी देखा कि मैंने आय उपागम के बारे में बात किया, इनकम अप्रोच के बारे में बात किया, कल्याण के बारे में बात किया, वेलफेयर अप्रोच के बारे में बात किया, फिर आपका यहाँ पे न्यूनतम आवश्यकता उपागम के बारे में बात किया, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स अप्रोच यानी इसको हम लोग बेसिक नीड अप्रोच भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब है, सबका मैंने बात किया। किसको छोड़ के, उत्पादकता उपागम का मैंने डिस्कस नहीं किया, तो ये इसमें नहीं होगा, नहीं पूछा है तो आपका प्रोडक्टिव अप्रोच जो है इसमें नहीं आएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, मानव विकास के जो है मुख्य उपागमों में आपका प्रोडक्टिव अप्रोच नहीं आता है, ठीक है। चलिए और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, जंग का कटोरा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो जंग का कटोरा याद रखिएगा पिट्सबर्ग को जो है यहाँ दिया होगा, देखिए पिट्सबर्ग क्षेत्र, ठीक है। पिट्सबर्ग क्षेत्र को जो है जंग का कटोरा कहा जाता है, और इसको इसलिए जंग का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यह अमेरिका के रेस्ट बाउल क्षेत्र में आता है। किस में आता है, रेस्ट बाउल क्षेत्र में आता है, तो इसीलिए इसको बाउल ऑफ रस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेगा। और पिट्सबर्ग को पहले जो है, पिट्सबर्ग को पहले अपने बड़े इस्पात उद्योग के कारण जो है स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता था, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ आपका बाउल ऑफ रस्ट जो है कहा गया, तो पिट्सबर्ग एरिया जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन तो इकोनॉमिक्स में मैंने बताया था, आयात निर्यात के बीच मूल्य में अंतर को क्या कहते हैं। तो आयात और निर्यात के बीच मूल्य में अंतर को हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉल्ड, तो इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो यहाँ पे आपका ये ट्रेड बैलेंस जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यापार संतुलन जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, क्या पूछा गया है, हिमाच्छादित क्षेत्र में स्लेज गाड़ियों को खींचने के लिए किन पशुओं की मदद ली जाती है, ठीक है। तो स्नोई एरियाज पे जो है याद रखिएगा कुत्तों और रेंडियरों का जो है यहाँ पे आपका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, पशुओं का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा देश सार्क देशों में सम्मिलित नहीं है, विच वन ऑफ द कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन सार्क कंट्रीज।
तो दोस्तों पहले तो आपको सार्क कंट्री का जो यहाँ लिखा गया, तो ये सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है ये याद रखिएगा आप लोग। सार्क का जो हिंदी में कहते हैं हम लोग उसको दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, और इंग्लिश में कहते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। और इसमें सदस्य का बात किया गया है, तो इसमें जो सदस्य देश है, इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या जो है आपका 8 है। कितना है? 8 है, याद रखिएगा। वर्तमान में कितना है? 8 है, ठीक है। इसको एक ट्रिक से हम लोग याद रख सकते हैं, APNI अपनी MBBS, इस ट्रिक से याद रख सकते हैं 8 देशों के नाम, अपनी MBBS, ठीक है। तो यहाँ पे A से हो जाएगा आपका अफगानिस्तान, P से हो जाएगा पाकिस्तान, N से हो जाएगा आपका नेपाल, I से इंडिया, ठीक है। M से हो जाएगा आपका मालदीव, B से हो जाएगा बांग्लादेश, फिर B है तो B से भूटान, और S से श्रीलंका, ठीक है। तो अपनी MBBS से 8 देशों के सार्क के सदस्यों के नाम याद रख सकते हैं। A अफगानिस्तान, P पाकिस्तान, N नेपाल, I इंडिया, M मालदीव, B बांग्लादेश, फिर B भूटान और S श्रीलंका, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को। लेकिन अगर ऑप्शन में देखिए बोला गया है कौन सार्क देश में सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पे देखिए भारत तो यहाँ सम्मिलित है, ठीक है। पाकिस्तान भी सार्क देश में सम्मिलित है। यहाँ पे सार्क देशों में जो है पाकिस्तान भी सम्मिलित है, M मालदीव भी सम्मिलित है, और अफगानिस्तान भी यहाँ सम्मिलित है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन को जो है सही से लिखना चाहिए था, क्वेश्चन लिखने में यहाँ पे गड़बड़ी हुआ है। तो देखिए सार्क के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए सार्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा क्यों क्वेश्चन में गड़बड़ी है। देखिए सार्क की स्थापना जो हुई थी दोस्तों, कब हुई थी? 8 दिसंबर। कब हुई थी? 8 दिसंबर जो है 1985 को हुई थी। 8 दिसंबर 1985 को जो है बांग्लादेश के ढाका में हुई थी, ठीक है। बांग्लादेश की जो राजधानी क्या है? ढाका। तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1885 को बांग्लादेश ढाका में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है नेपाल काठमांडू में है। याद रखिएगा इसका मुख्यालय कहाँ है? नेपाल काठमांडू में है। और जब ये सार्क देश बना था दोस्तों, सार्क देशों का संगठन बना था, उसमें 8 सदस्य देश नहीं थे। उसमें कितने सदस्य देश थे उस समय में? 7। कितने सदस्य देश थे? 7 थे, ठीक है। और उसमें कौन सा देश नहीं था उस समय जब संगठन बना था? उस समय कौन सा देश सम्मिलित नहीं था? तो उस समय जो है आपका अफगानिस्तान सम्मिलित नहीं था, ठीक है। अगर यहाँ प्रश्न में पूछा जाता कि इनमें से कौन सा देश सार्क के स्थापना के समय सदस्य में सम्मिलित नहीं था, तब आपका अफगानिस्तान होता। क्योंकि अफगानिस्तान जो है, जब अफगानिस्तान कब शामिल हुआ था? आपका अप्रैल 2007 में जो है सार्क का 8वां सदस्य बना था, ठीक है। और ये संगठन बना है 1985 को, और जबकि ये अफगानिस्तान जो है इसका सदस्य देश कब बना? 2 अप्रैल 2007 में। तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपका यहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया रहता कि स्थापना के समय कौन सा सदस्य देश नहीं था, तो आपका अफगानिस्तान करेक्ट होता, ठीक है। हालांकि हड़बड़ी में क्वेश्चन बनाया गया होगा जो आपका मॉडल पेपर बनाते वक्त, लेकिन आपका क्वेश्चन जब आएगा एग्जाम में तो ऐसे ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो दोस्तों नगर की परिभाषा का अंग नहीं पूछा है, तो यहाँ पे नगर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज अ नॉट पार्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ अ सिटी। तो जनसंख्या घनत्व तो जो है आपका नगर में 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। दूसरा जो है आपका नगर निगम या नगर पालिका होता है, आप जानते ही है। फिर आपका जनसंख्या का आकार 5000 व्यक्ति से अधिक होना चाहिए। ये सब नगर की विशेषता है, लेकिन 75% से अधिक जनसंख्या प्राथमिक खंड यानी प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाला नगर के लोग नहीं होते हैं। वो लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होते हैं या फिर आपका तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र में होते हैं, ठीक है। लेकिन वो लोग कृषि और बाकी सब प्राथमिक जो है क्षेत्र में नहीं होते हैं। और यहाँ पे लिख दिया 75% से अधिक, तो 75% से अधिक जो है प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले अगर होंगे तो वो आपको देखने को मिलेगा ग्रामीण क्षेत्रों में, ना कि आपका नगरीय क्षेत्र में। तो ये नगर की विशेषता नहीं है, ये ग्रामीण क्षेत्र की विशेषता है। तो नहीं पूछा है तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये नगर की विशेषता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया? ये तो बच्चा झारखंड के हैं तो आप सभी जानते हैं। जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? विच टाइप ऑफ सिटी इज जमशेदपुर? तो जमशेदपुर सभी जानते हैं, टाटा कंपनी का नाम तो सुने ही होंगे, ठीक है। तो जमशेदपुर को जो है
आप लोग किस नाम से जानते हैं? हम सभी आपका किस नाम से जानते हैं? 11 का करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन ए, औद्योगिक नगर, इंडस्ट्रियल सिटी के नाम से जानते हैं। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि झारखंड का एक प्रमुख नदी जमशेदपुर शहर से होकर गुजरती है, उस नदी का नाम क्या है, उस रिवर का नाम क्या है? नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर में क्या पूछा गया है? टुंड्रा क्षेत्र में एस्किमो द्वारा बर्फ के टुकड़े से बनाए गए घर को क्या कहा जाता है? तो एस्किमो द्वारा जो बनाया गया घर होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित बस्तियों के प्रतिरूप में कौन सा सड़क के किनारे विकसित होता है? तो सड़क जो बनता है वो कैसे बनता है? रेखीय प्रतिरूप के रूप में बनता है। कैसे बनता है? रेखीय प्रतिरूप के रूप में बनता है। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि पंखा प्रतिरूप किसका होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचित क्षेत्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? तो 14 का जो है करेक्ट आंसर होगा आपका, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मृदा लवणता जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? विच नेम वॉज कलेक्टिवली एग्रीकल्चर नॉन इन सोवियत यूनियन, ठीक है। तो सोवियत यूनियन आप लोग क्लास 9 में पढ़े थे कि वहाँ जो सामूहिक कृषि किया जाता था उसको वहाँ के लोग जो है, सामूहिक कृषि का मतलब पहले आप लोग जान लीजिए, ठीक है। सामूहिक कृषि का मतलब क्या होता है? सामूहिक कृषि ऐसी कृषि को कहते हैं जिसमें कई किसान मिलकर भागीदारी से जो है कहीं कृषि उद्योग जो है चलाते हैं, ठीक है। और सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में पूछा है तो सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में जो है कोल खोज या कल खोज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका ये आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। कोल खोज क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है? तो ऑफकोर्स है कि जल की कमी को दूर करने के लिए, बढ़ती मांग और तेज गति से फैलते प्रदूषण की दृष्टि से भी जो है जरूरी है, स्थानिक और ऋतुवत असमानता जो है ये भी जो है आपका जल, इसको कम करने के लिए भी जो है आपका जल संरक्षण करना जरूरी है। तो यहाँ उपरोक्त जो होगा आपका सभी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले व्यवसाय किस सेक्टर के उप विभाग होते हैं? तो जब आप लोग क्लास 9 तक पढ़ रहे थे तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र पढ़े थे। इसमें और एक जो है पंचम क्षेत्रक भी है शामिल। तो ये पंचम क्षेत्रक जो होता है ये तृतीयक क्षेत्र का ही उपभाग होता है। तो स्वर्ण कॉलर जो होता है वो आपका किसका उपभाग सेक्टर में आता है? ये आपका तृतीयक क्षेत्र में आता है, याद रखिएगा। ऐसे तो ये पंचम क्षेत्र में आएगा लेकिन उपभाग पूछा है, ठीक है। सब डिपार्टमेंट ऑफ विच सेक्टर पूछा है तो आपका करेक्ट आंसर होगा तृतीयक क्षेत्र। तो पहले तो ये भी याद रख लीजिए कि ये होता क्या है। और ये पंचम क्षेत्र अगर यहाँ उप विभाग नहीं दिया होता दोस्तों तो ये आता आपका पंचम क्षेत्र, ठीक है, क्वाइनरी सेक्टर में आता। द क्वाइनरी सेक्टर इज अ सब सेक्टर ऑफ टर्सरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, इसलिए आपका टर्सरी सेक्टर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये पंचम क्षेत्र का जो अर्थव्यवस्था होता है दोस्तों वो तृतीय क्षेत्र का ही उपसमूह है। और स्वर्ण कॉलर यहाँ पे लिखा गया, तो स्वर्ण कॉलर यानी गोल्ड कॉलर जो होता है आपका शब्द का इस्तेमाल अत्यधिक कुशल और मूल्यवान पेशेवरों के लिए किया जाता है। अत्यधिक जो कुशल होते हैं, स्किल्ड होते हैं पर्सन, जैसे हो गया आपका डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, इंजीनियर हो गया, पायलट हो गया, वैज्ञानिक हो गया, ये सब लोग जो प्रोफेशन वाले जो लोग हैं ये क्या कहा जाता है इनके प्रोफेशन को? ये किस सेक्टर को कहा जाता है? इसी सेक्टर को कहा जाता है गोल्डन कॉलर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा, ये सब्जेक्ट में भी पूछा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या पूछा गया। उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है? ये हिस्ट्री में भी पूछा जाता है। विच मिनरल इज कॉल्ड द मदर ऑफ इंडस्ट्रीज? तो आयरन ओर जो होगा, लो एस जो होगा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यह अन्य व्यवसायों को चलाने के लिए कच्चा माल और सभी प्रकार की मशीनरी को क्या करता है? प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा आपका करेक्ट आंसर होगा तारापुर, ठीक है। तो भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है, ठीक है, न्यूक्लियर प्लांट कहिए या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर पावर स्टेशन, तो ये जो है तारापुर में स्थापित किया गया था 28 अक्टूबर 1969 में। और ये तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र, ठीक है। 28 अक्टूबर 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में अमेरिका की सहायता से जो है ये स्थापित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे तारापुर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जल संभर विकास और प्रबंधन द्वारा चलाई जाने वाली जो है कार्यक्रम नीरू मीरू,
ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में। नीरू मीरू का संबंध किस राज्य से है? तो ये जल प्रबंधन के लिए जो है नीरू मीरू जो प्रोग्राम चल रहा है ये है आपका कहाँ पे, याद रखिएगा। इसका आप लोग नीचे कमेंट कीजिए। इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल आप सभी सही सोचे, आंध्र प्रदेश जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। स्वेज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ता है? स्वेज कैनाल कनेक्ट्स व्हिच टू सीज? तो याद रखिएगा ये आपका भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ता है। स्वेज नहर ये जोड़ती है एक और आपका भूमध्य सागर और दूसरी ओर लाल सागर को। ठीक है, और स्वेज नहर के बन जाने से जो है ब्रिटेन वालों को भारत तक आना बहुत आसान हो गया। ठीक है, और ये याद रखिएगा ये प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि ये मानव निर्मित है नहर। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। यहाँ तो स्वेज नहर पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे स्वेज नहर के बारे में डिस्कस किया है, स्वेज कैनाल के बारे में। आप लोग नीचे बताइएगा कि पनामा नहर यानी पनामा कैनल किस दो महासागर को आपस में जोड़ता है, और कील जो नहर है वो किस दो महासागर को आपस में जोड़ता है? नीचे कमेंट करके बताइए। बहुत ही दोनों भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहर वाला क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। हालांकि मैंने इससे प्रीवियस वीडियोज में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है नहर के बारे में। निम्न में से कौन सा घास स्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? तो देखिए घास वाला क्वेश्चन तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में आता है भैया। तो घास वाला जो क्वेश्चन है याद रख लीजिएगा, इसको ट्रिक से मैं बताता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यहाँ बोला है विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रासलैंड इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ महाद्वीप तो जानते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे है आप देखोगे ऐसे, ठीक है, ये हो गया आपका, इधर हो गया एशिया, और ये यूराल माउंटेन एशिया को अलग करता है यूरोप से, है ना। ठीक है, इधर हो गया आपका उत्तरी अमेरिका, और इधर हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ पे आपका हो गया क्या अफ्रीका, और इस साइड हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, इधर। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया, यहाँ क्वेश्चन ही पूछा गया ऑस्ट्रेलिया में जो है कौन सा घास का मैदान स्थित है। तो देखिए सभी महाद्वीपों में सबसे डाउन में अगर देखें हम लोग तो कौन सा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया। तो डाउन से याद रखेगा डाउन्स, डाउन से याद रखेगा डाउन्स। ठीक है, तो डाउन जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ के जो घास का मैदान है ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, डाउन्स। ठीक है, याद रखिएगा। और भी कुछ है वो भी बता देते हैं, और इसको और एक ट्रिक से याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा विश्व में जो घास का मैदान है अफ्रीका और अमेरिका में ही पाया जाता है, और आपका डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आप लोग देखें महाद्वीप में सबसे नीचे डाउन में कौन सा है, आपने किसको देखा, ऑस्ट्रेलिया को। सबसे डाउन में नीचे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और सबसे ज़्यादा डाउन्स और बाउंस, समझ में आ रहा, अभी टेस्ट में चल रहा ना ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का, तो देखिएगा वहाँ का पिच में सबसे ज़्यादा बॉल बाउंस होता है। ठीक है, तो कहाँ के एरिया पे सबसे ज़्यादा बॉल बाउंस होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो डाउन्स और बाउंस सेम लग रहा है ना वर्ड। ठीक है, तो उससे याद रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के पिच में बॉल ज़्यादा बाउंस होता है, डाउन्स और बाउंस से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और सबसे नीचे कौन है, डाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो घास का मैदान है इसको डाउन्स बोलते हैं। और चलिए बता देते हैं, यहाँ पे एक दिख रहा होगा आपका प्रेरी। ठीक है, क्या दिख रहा है, प्रेरी। तो प्रेरी में क्या करना पड़ता है, ऐसा घास का मैदान है जिसको देखने के लिए लोगों को क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। और पे कौन कर सकता है, अमीर लोग। पे कौन कर सकता है, अमीर लोग ही पे कर सकता है ना। तो प्रेरी एक ऐसा घास का मैदान है जिसको देखने के लिए जो है आपको पे करना पड़ेगा, और पे कौन कर सकता है, अमीर लोग कर सकता है। ठीक है, तो अमीर से आपको याद आ जाना चाहिए कौन सा, अमेरिका। क्या याद होना चाहिए, अमेरिका। तो यहाँ के उत्तरी अमेरिका के लोग जो है काफ़ी ज़्यादा धनी होते हैं। ठीक है, तो प्रेरी जो है घास का मैदान कहाँ है, आपका अमेरिका में है, याद रखिए कहाँ है, अमेरिका में है। ठीक है, उसके बाद सी नंबर वाला देखिए लिखा हुआ स्टेपी। क्या लिखा है, स्टेपी। तो स्टेपी जो है आप देख रहे हैं यहाँ एशिया और इधर है आपका यूरोप। एशिया और यूरोप को क्या कर दिया गया, यूराल माउंटेन से टेप कर दिया गया। यूराल माउंटेन से क्या कर दिया गया, अलग करने के लिए टेप कर दिया गया। ठीक है, अलग था उसको उधर से टेप कर दिया गया। ऐसा लग रहा ना कि दोनों को टेप कर दिया गया। तो एशिया और यूरोप का दोनों भाग आ रहा है, इसलिए इस एरिया को हम कहते हैं, एशिया और यूरोप का दोनों भाग आता है, इसलिए इस एरिया को हम लोग कहते हैं यूरेशिया। तो याद रखिएगा स्टेपी जो है घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, यूरेशिया में पाया जाता है। ऐसा भूभाग जो आपका एशिया में भी हो और यूरोप का भी हिस्सा हो तो उसको हम कहते हैं यूरेशिया। इसको याद रख लीजिएगा। तो स्टेपी भी क्लियर हो गया। यहाँ पे डी नंबर दिया है वेल्ड, तो वेल्ड का भी याद रख लीजिएगा आप लोग। वेल्ड का कैसे याद रख सकते हैं, तो देखिए
अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इसके बारे में। तो अमेरिका में जो होता है आपका क्रिकेट उतना नहीं खेला जाता। अमेरिका में क्रिकेट खेला जाता है? नहीं खेला जाता, तो अमेरिका तो नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया में जो है बॉल ज़्यादा बाउंस होता है, ठीक है, तो वहाँ बोल्ड नहीं हो सकता है। तो वेल्ड और बोल्ड दोनों कॉमन लग रहा है ना, वेल्ड और बोल्ड क्या लग रहा है, कॉमन लग रहा है कि नहीं। तो एक तो ऑस्ट्रेलिया वाला पढ़ा कि उसमें ज़्यादा बॉल बाउंस होता है, तो विकेट के ऊपर से चला जा रहा है, तो विकेट में तो जा नहीं सकता, बोल्ड बहुत कम होगा। लेकिन एक देश है जहाँ, एक महादेश है और वहाँ के जो है क्रिकेट खेला जाता है वहाँ पे, तो वो कौन सा बच गया आपका, अफ्रीका। तो अफ्रीका में जो है घास का मैदान को हम क्या कहते हैं, आपका वेल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, वेल्ड कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है इस चीज़ को। तो ये सब आप याद रख सकते हैं। और एक जो घास का मैदान का नाम नहीं दिया गया यहाँ पे, वो है आपका पम्पास। क्या है, पम्पास, ठीक है। तो पम्पास वाला भी याद रखने के लिए रख सकते हैं। एक टीना नाम का लड़की थी, ठीक है, और उसे क्या हो जाता है, अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है, और उसे हार्ट अटैक आने पर हम लोग क्या करते हैं, चेस्ट पे दोनों हाथ देके दबाते हैं, ठीक है, अर्जेंट क्या करते हैं, दबा के पंप करते हैं, ठीक है। तो पम्पास, तो या रख सकते हैं पंपा नाम की एक लड़की थी जिसको अचानक हार्ट आ जाता है, तो उसको अचानक से क्या करना पड़ता है, उसको पंप करना पड़ता है, ठीक है, अर्जेंट क्या करना पड़ता है, पंप करना पड़ता है। तो अर्जेंट, अर्जेंट से कौन सा जगह का नाम याद आ रहा है, अर्जेंटीना, अर्जेंट से अर्जेंटीना, याद रखिएगा। तो पम्पास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, अर्जेंटीना में पाया जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये है कहाँ पे, पम्पास है आपका दक्षिण अमेरिका के एकदम नीचे वाले हिस्से पे जो है आपका अर्जेंटीना आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ घास के मैदान थे जिसको आप सभी को याद रखना है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। और एक आपका याद रखिएगा, और नहीं यहाँ पे नाम दिया गया सवाना, क्या नाम दिया गया, सवाना, ठीक है। एक तो प्रेरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। एक प्रेरी एक ऐसा घास का मैदान है जिसको देखने के लिए आपको पे करना पड़ता है, और पे कौन कर सकता है, अमीर लोग कर सकता है। तो अमीर यानी अ से अमेरिका, ठीक है, अमीर, उत्तरी अमेरिका यहाँ जो होगा ये करेक्ट आंसर था। और यहाँ पे एक सवाना, सवाना यानी ये बोल ही रहा है कि सब आ जाना, कैसे आना, फ्री में आ जाना, सब आ जाना यानी सब आना, फ्री का, सबको आने का इनवाइट कर रहा है, दैट मीन्स सबके पास तो पैसा नहीं होगा तो फ्री का आएंगे ना। तो सवाना, सवाना जो घास का मैदान है, तो वो सब आना कैसे आएगा भाई, तो सबको इनवाइट किया जा रहा है, तो दैट मीन्स फ्री का इनवाइट किया जा रहा है। तो फ्री जो वर्ड है वो कहाँ पे, किस महादेश के साथ आ रहा है, अफ्रीका, किसके साथ आ रहा है, अफ्रीका। तो इससे हम लोग याद रख सकते हैं सवाना घास के मैदान को, ठीक है। तो ये कुछ घास के मैदान है, आपको याद रखना है। अभी ऑस्ट्रेलिया मैंने पढ़ा, ऑस्ट्रेलिया में जो है क्या होता है, बॉल ज़्यादा बाउंस करता है, बाउंस डाउंस, बाउंस और डाउंस, ठीक है। तो यहाँ पे घास के मैदान को क्या कहते हैं, डाउंस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 देख सकते हैं, क्या पूछा गया है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है, पुश एंड पुल फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है। तो देखिए जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होते हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास। जनसंख्या परिवर्तन के कितने घटक होते हैं, 3, जन्म, मृत्यु और प्रवास। और प्रवास का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है प्रवास से रिलेटेड है, तो प्रवास के बारे में जान के रखिएगा। प्रवास जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ ए है और इधर बी है स्थल, ठीक है। तो यहाँ जनसंख्या ए के पास है जनसंख्या, और ये जो है एक स्थान से कहाँ चला जा रहा है, बी स्थान तक, ठीक है। तो जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो जाना है वो क्या कहलाएगा, आपका प्रवास कहलाएगा। तो ए स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान जा रहा है, तो ए स्थान में क्या होगा, जनसंख्या में क्या आएगा, कमी आएगा, और वहीं बी स्थान में क्या होगा, जनसंख्या में बढ़ोतरी होगा, क्या होगा, वो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रवास कहते हैं, ठीक है। जैसे ए स्थान से प्रवास करके कोई भी बी स्थान पर जाता है, तो ए स्थान में जनसंख्या में कमी हो जाती है और बी स्थान में जनसंख्या में जो होता है वृद्धि देखने को मिलता है। प्रवास के मुख्य रूप से 2 कारक हैं, ठीक है। प्रवास को मुख्य रूप से 2 कारक प्रभावित करते हैं, एक प्रतिकर्ष कारक, और प्रतिकर्ष कारक यानी आपका पुश फैक्टर, और अपकर्ष कारक यानी आपका पुल फैक्टर। ये मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूं, ये सब्जेक्टिव में भी काम आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रतिकर्ष कारक क्या होता है भैया, ये जो प्रतिकर्ष कारक देख रहे हैं, ठीक है, पुश फैक्टर, ये होता क्या है, इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए जब इंसान मजबूरी में या विवश होकर मनुष्य अपने निवास स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान प्रवास करता है, तो उसे प्रतिकर्ष कारक पुश फैक्टर कहा जाता है। तो मजबूरी में कब मजबूर हो सकता है इंसान, हो सकता है कि उस एरिया में बाढ़ आ जाए, ठीक है, तो मजबूरी में उस एरिया को छोड़ के जाना होगा आपदा के समय में, या संसाधनों की कमी हो जाए और संसाधन ही ना बचे, बेरोजगारी हो जाए, ठीक है, या लोगों में भूखमरी या गरीबी का स्थिति हो जाए,
या प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप या आपसी लड़ाई झगड़ा भी देखते हैं। किसी देश के साथ अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो वो देश को छोड़ के भी लोग पलायन करके दूसरे जगह चल जाते हैं। तो लोग अगर मजबूरी में, ठीक है, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पे जा रहे हैं तो समझ जाइएगा वो क्या है, पुश फैक्टर यानी प्रतिकर्ष कारक है। ठीक है, वहीं दोस्तों अगर बात करें हम लोग किसका, अपकर्ष, किसका बात कर रहे हैं, अपकर्ष यानी पुल फैक्टर। पुल का मतलब होता है खींचना, पुल का मतलब खींचना। तो जब लोग कैसे खींचेंगे, जब वो आकर्षित होंगे ना, तो जब लोग नगर की सुविधाओं से आकर्षित होकर नगर की ओर प्रवास करते हैं तो उसे अपकर्ष कारक कहते हैं। तो जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अब इसके बाद सीयूटी एग्जाम दीजिएगा, जो बच्चे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं तो वो क्या अपने गांव में बैठकर या घर में बैठकर वो अच्छी जगह पे पढ़ाई कर सकते, नहीं कर सकते। उसको जो है खुशी खुशी वो जाएंगे, जब सीयूटी एग्जाम क्रैक करेंगे, अच्छा यूनिवर्सिटी मिल जाएगा तो वहां जाके वो तैयारी करेंगे और अपना जो है मंजिल को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो लोग आप मजबूरी में नहीं जा रहे, आपकी इच्छा है, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, खुशी खुशी जा रहे हैं, तो लोग आकर्षित होकर जा रहे हैं। ठीक है, ये वो यूनिवर्सिटी इतना अच्छा है, हमको वहां जाके पढ़ेंगे तो मेरा जो हम सपना है वो पूरा होगा। तो लोग अगर आप इच्छा से जा रहे हैं, आकर्षित होकर जा रहे हैं, तो वो होता है अपकर्ष कारक। क्या होता है आपका, अपकर्ष कारक। तो इसका उदाहरण में क्या ले सकते हैं, आजीविका के अवसर, ठीक है, आर्थिक समृद्धि के अवसर, जलवायु अगर वहां का अच्छा है, शिक्षा के लिए आप बेहतर शिक्षा के लिए जाएंगे, मनोरंजन के साधन होगा या बाजार की सुख सुविधाएं होंगी, तो लोग वहां क्या होंगे, जो है खींचे चले जाएंगे, आकर्षित होके जाएंगे। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अपकर्ष कारक यानी पुल फैक्टर कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और ये दोनों ही जो कारक उत्तरदायी है किसके लिए, माइग्रेशन के लिए, प्रवास के लिए, इसको याद रख लीजिएगा। फॉर माइग्रेशन करेक्ट होगा। आशा करते हैं क्लियर हो गया पूरा डिटेल से। चलिए एकदम आसान भाषा में हम लोग समझाने का कोशिश कर रहे हैं। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि ज्योग्राफी का क्लास करके कैसा लग रहा है आप लोग को। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, मैंने शुरू में क्वेश्चन पूछा था, आपका आंसर जो होगा 121 करोड़ जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अभी तो हालांकि बढ़ चुका होगा। और ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 25। ठीक है, इसके बाद तो आप जानते हैं कि ज्योग्राफी में आप लोग का प्रैक्टिकल होता है, तो इसमें जो आप दूसरे विषय में जैसे आपका 30 रहता है, लेकिन ज्योग्राफी में आपका ज्यादा नंबर का प्रैक्टिकल होता है, इसलिए इसमें ऑब्जेक्टिव आपको 25 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डायमंड हार्बर जो है किस नदी पर स्थित है, तो हम सभी जानते हैं कहाँ है, हुगली नदी पर, हुगली रिवर जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों को कोई डाउट होगा तो मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है एक्सट्रोवर्ट EXTROVERTABH। ठीक है, यहाँ पे जाके आप लोग हमें मैसेज फॉलो करके मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोग के जो है मैसेज का जरूर रिप्लाई करूंगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप लोग अपने बड़े भैया के जैसे हमें पूछ सकते हैं अपने सवालों को। ठीक है, इससे पहले भी बहुत सारे बच्चों ने जो है पूछा है, कॉन्टैक्ट पर है और रिजल्ट एकदम टॉपर वाले लिस्ट पे दिए हैं, तो आप लोग भी इस पे रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, तो ये डायमंड हार्बर जो है एक प्रकार का बंदरगाह है, याद कर लीजिएगा। बंदरगाह से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा क्योंकि इससे मैप वर्क भी आएगा। ठीक है, तो कितने बच्चे चाहते हैं मैप वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन, वो नीचे कमेंट करके बताइएगा। और लगातार अगर ये सीरीज चाहते हैं तो आप लोग भरपूर प्यार और सपोर्ट दीजिए। एक आप लोग छोटा सा हेल्प कर सकते हैं, वीडियो को प्लीज अपने सारे दोस्तों तक शेयर करें, कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को इस चैनल के माध्यम से पढ़ाया जाता है, निःशुल्क पढ़ाया जाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आए तो बिल्कुल लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।